नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं अंशुल गौड़, राजकीय इंटर कॉलेज पंचकुआ सहारनपुर। आज हम वाणिज्य विषय के कक्षा 10 का एक अध्याय पढ़ेंगे, भारतीय स्टेट बैंक। इस अध्याय में हम जानेंगे स्टेट बैंक का संक्षिप्त इतिहास, स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य, स्टेट बैंक की पूंजी प्रबंध, स्टेट बैंक के कार्य, स्टेट बैंक के वर्जित कार्य, स्टेट बैंक की सफलताएं और असफलताएं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक क्या होता है। मोटे तौर पे अगर आप देखते हैं या आमजन जो जानता है बैंक के बारे में, वो जानता है कि बैंकों में हम पैसा जमा कराते हैं या पैसा निकालते हैं। ये एक मुख्य कार्य बैंक का होता है। जिस संस्थान में रुपए का लेन देन होता है उसे बैंक कहते हैं। वर्तमान में ढेरों से बैंक कार्य कर रहे हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंक। अब हम जानते हैं आर्थिक विकास में बैंकों का क्या योगदान है या उनकी क्या भूमिका है। बचतों का एकीकरण बैंक द्वारा होता है, पूंजी निर्माण बैंक करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है, जोखिम का विस्तार करता है, नवीन कोषों का सर्जन करता है। यानी कि बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है वो बचतों को एकीकरण किया जाता है, पूंजी का निर्माण करता है। पूंजी के निर्माण से क्या तात्पर्य है कि वह मुख्य संस्थाओं को, कई औद्योगिक क्षेत्रों को पूंजी देता है। किसी को अगर घर बनाना है उसके लिए उसको वो लोन देता है और इसी से हमारे देश में पूंजी का निर्माण करता है। छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, उनको लोन दिया जाता है या ऋण दिया जाता है, जिसके द्वारा धीरे धीरे पूंजी का निर्माण किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रारंभिक इतिहास। इंपीरियल बैंक की स्थापना से पहले भारत में कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। 1961 में ईस्वी तक पत्र मुद्रा, जो नोटों का निर्गमन का कार्य किया जाता है, वो भी इंपीरियल बैंक द्वारा ही या प्रेसिडेंसी बैंक द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद इन बैंकों में कुछ दोष पाए गए, जिसके कारण से 26 जनवरी 1921 ईस्वी में इन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की और बैंकिंग के जो भी कार्य थे वो इंपीरियल बैंक द्वारा किए जाने लगे। परंतु 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक एवं 10 अन्य राष्ट्रीय बैंकों का एकीकरण कर उन्हें भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना की गई वो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे या किन किन उद्देश्यों के कारण हमने भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की। स्टेट बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई। देश के विभिन्न वर्गों को समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान हो, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास हो, कुटीर उद्योगों को ऋण सुविधाएं मिले, रिजर्व बैंक की नीतियों में सहयोग करें, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की सहायता करें, सस्ते तथा उदार ऋण प्रदान करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़े, धन हस्तांतरण की सुविधाएं विभिन्न संस्थाओं को दें। यानी कि इन मुख्य बिंदुओं से हम ये जान सकते हैं कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि एक तो ग्रामीण या जगह जगह पर बैंकिंग सुविधाओं का या बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो, गांव-गांव में भी बैंक पहुंचे, लोग धन का हस्तांतरण सुविधाजनक कर सके, यानी कि किसी को पैसा अपने घर में ना रखकर वो सुरक्षित बैंक में रखे, छोटी छोटी बचतें करें। ये एक बहुत मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का। एवं जो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग हैं उनका विकास करने का उद्देश्य भी भारतीय स्टेट बैंक का था। तो आप इन बिंदुओं द्वारा जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण हमें भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना करनी पड़ी। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक
की पूंजी एवं प्रबंध कैसे किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी एवं प्रबंध। स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए थी, यानी कि जब यह बैंक प्रारंभ हुआ था तब इसकी अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल 200 करोड़ थी, जो वर्तमान में 500 करोड़ रुपए है। स्टेट बैंक की पूंजी का 93% भाग रिजर्व बैंक के पास और शेष 7% निजी अंशधारियों के पास है। अतः स्टेट बैंक पूर्ण सरकारी बैंक नहीं है, फिर भी सरकार का इस पर पूर्ण नियंत्रण है। यानी कि जो 7% जो हिस्सा है, यह हिस्सेदारी है, वो निजीकरण के पास है, जिसके कारण हम इसे संपूर्णतः सरकारी बैंक नहीं कह सकते, परंतु फिर भी जो स्टेट बैंक का नियंत्रण है वो सरकार के पास ही है और सरकार के एजेंट के रूप में भी ये कार्य करता है और कहीं ना कहीं से सरकारी बैंक ही हम कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा होता है, जिसमें अधिकतम 21 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई में। अब हम जानते हैं स्टेट बैंक के कार्य। दो मुख्य रूप से स्टेट बैंक कार्य करता है, रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में, व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य। यानी कि रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में अगर हम इसके कार्य देखते हैं या क्यों करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के बाद जो दूसरा बड़ा बैंक हमारे देश का आता है वो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। तो रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में क्या क्या कार्य है इसके, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, धनराशि का हस्तांतरण करता है। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट आया है समाशोधन गृह का। समाशोधन गृह से क्या तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ स्टेट बैंक नहीं पहुँचा है या जहाँ जहाँ वह अपनी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, वहाँ पर वह इस समाशोधन गृहों की स्थापना करता है। कुछ सेंटर्स बना देता है या कुछ लोगों द्वारा वो सेंटर ले लिए जाते हैं और वहाँ पर वो जो मुद्रा का हस्तांतरण है या लेन देन है वो उसके द्वारा भी कर लेता है। व्यापारिक बैंक में इसके क्या कार्य हैं, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, बिलों को भुनाने का कार्य, एजेंट के रूप में कार्य। यानी कि यह जमा स्वीकार करता है। दूसरा सबसे मुख्य कार्य जो है इसका ऋण देना है, चाहे वो व्यापारिक उद्योग हो, चाहे वो औद्योगिक इकाई हो, चाहे वो कुटीर एवं लघु उद्योग हो। ज़्यादातर जो ऋण मुहैया कराता है वह उसका मुख्य कार्य कौन करता है, भारतीय स्टेट बैंक ही करता है। जहां हमने बात की कि भारतीय स्टेट बैंक के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, वहां पर हम उन कार्यों की भी विवेचना करेंगे, उन कार्यों की भी चर्चा करेंगे जो उसके वर्जित कार्य हैं, यानी कि जो कार्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं किए जाते। सरकार उनको ये राइट्स नहीं देती, ये अधिकार नहीं देती कि वो इन कार्यों को कर सके। जानते हैं अंशों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता, अपने अंशों तथा अपनी अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता, निश्चित धनराशि से अधिक ऋण नहीं दे सकता, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। यानी कि ये कुछ ऐसे कार्य हैं, ये कुछ ऐसे वर्जित कार्य हैं जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं किए जाते। यानी कि वह अंशों पर जमानत या अंशों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता। यानी कि किसी के पास कुछ शेयर रखे हैं और वो कहे स्टेट बैंक को कि आप मेरे पास ये मेरे शेयर रख लीजिए और मेरे को इसके बदले ऋण दे दीजिए, ये कार्य वो नहीं करेगा। या किसी भी अपनी अचल संपत्ति, जो स्टेट बैंक के पास अचल संपत्तियां हैं, उनको भी वह, उसके ऊपर भी वह ऋण नहीं ले सकता। रिजर्व बैंक से या अन्य व्यापारिक बैंकों से वो ऋण नहीं ले सकता। ये कुछ मुख्य कार्य हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि ये कार्य स्टेट बैंक द्वारा नहीं किए जाते। अब हम यहां बात करते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक ने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकिंग सुविधाओं के विकास में सहायक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करता है, लोगों में बचत की भावना का विकास, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है, जीवन स्तर उन्नत बनाता है, कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि करता है, बीमा क्षेत्र में प्रवेश, विदेशी विनिमय व्यवस्था, हाउसिंग लोन की व्यवस्था, अपने कर्मचारियों की
प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि को स्टेट बैंक द्वारा के जो कार्य हैं वो सफल माने गए हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम इन बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बचत करने की जो भावना है ना, हर जन समुदाय में जो बचत करने की भावना का उत्पत्ति की है वो कहीं ना कहीं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ही की गई है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग हों, चाहे आपके घरेलू, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है या आपको मकान बनाना है या आपको घर का कोई सामान खरीदना है, तो सस्ते ब्याज दरों पर जो ऋण मुहैया कराता है वो भी स्टेट बैंक द्वारा ही किया जाता है। इसको बैंकों का बैंक कहा गया है, इसको एक सबसे बड़ा बैंक कहा गया है भारत का, है ना। तो कुछ ये ऐसी बिंदु हैं जिन पर कहीं ना कहीं भारतीय स्टेट बैंक ने सफलताएं प्राप्त की हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन स्तर को अच्छा बनाना। देखिए, हम जीवन स्तर को किस तरह से अच्छा बनाते हैं? ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो नौकरी पेशा में होते हैं, नौकरी करते हैं, या जो व्यापारी होते हैं वो छोटे स्तर पे व्यापार करते हैं। अब उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वह धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन स्तर को आप जब अपना अच्छा बनाते हैं, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपका पहनना अच्छा होना चाहिए, आपका लिविंग और स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, तो उस कारण से आपको कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपके साधन हैं, यानी कि जो आपके अर्निंग साधन हैं जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीमित हैं। तो हमें बैंक एक सुविधा प्रदान करता है कि आप हमारे पास से आकर उस जो भी अमाउंट है या जो भी हमें आपको चाहिए, ज़रूरत है, उसके रूप में आप ऋण ले सकते हैं, ठीक है। और उसके एवज में आप उसकी ब्याज, जो भी ब्याज दर हो उसके अनुसार ब्याज दे सकते हैं। तो यानी कि जब मनुष्य को उसकी आवश्यकता हो रही है तो उसको उसकी पूर्ति की जा रही है। ये कहीं ना कहीं आज के टाइम में बैंक का एक बहुत मुख्य कार्य बनता जा रहा है। यहाँ हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की कुछ अन्य सफलताओं के बारे में। आप जैसे कि आज जानते हैं कि आजकल तकनीकी का ज़माना है ना। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वाइड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। हर इंसान चाहता है कि उसे जो टेक्नोलॉजी है या जो तकनीक है उसका फ़ायदा मिल सके, और बैंकिंग सेक्टर भी उससे अछूता नहीं रहा है। अगर आप बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो कहते हैं ना कि जो पेपर पे कॉस्ट होती है या बैंकिंग एम्प्लॉयज़ पे जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैंक भी तकनीकों का सहारा ले रहा है। आज के समय में आप देखेंगे कि आपके पास एटीएम की सुविधा है, आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, आपके पास मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं बैंकिंग सेक्टर के, है ना। अगर आप स्पेशली अगर हम एग्जाम्पल लें कि भारतीय स्टेट बैंक का एक ऐप आता है योनो के नाम से, है ना। तो वहाँ पर हम उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, घर बैठे हम लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो धन का हस्तांतरण है वो बहुत ज़्यादा सुगम हो गया है, मितव्ययी हो गया है ना, खर्चा कम लगता है उसके ऊपर। तो ये कुछ बिंदु हैं तकनीकी एवं बैंक। एटीएम की सुविधाएं आज आपके पास हैं, इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है, मोबाइल बैंकिंग है, नगद जमा मशीन आपके पास है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन आपके पास है, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड है, राइट। तो इन सुविधाओं के द्वारा आप अपने जीवन को सरल एवं अच्छा बना सकते हैं। पहले आप देखते थे कि अगर आपको पैसा जमा करना था या निकालना था तो बहुत लंबी लंबी कतारें बैंकों में लगती थी, परंतु आज क्या है कि आज पैसा जमा भी और निकालना भी, है ना, यानी कि जो धन का हस्तांतरण है वो बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी जो पासबुक होती है उसकी प्रिंटिंग की मशीन लगी हुई है, आप उसमें पासबुक डालिए और आपकी प्रिंट होके आ जाएगी, राइट। आपके पास आज के टाइम में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है जिसके द्वारा आप कोई भी इवन शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रही है। परंतु कहते हैं कि किसी चीज़ की अगर अच्छाइयाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं बुराई भी होती है ना। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम इस माध्यम से उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान, हर बैंक में आपको दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि आपको डेबिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, उसका पिन किसी से शेयर नहीं करना है। तो इन बातों का भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता है। जहां हमने भारतीय स्टेट बैंक की सफलताओं के बारे में जाना, आइए अब जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की असफलताएं क्या क्या है। जहां एक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सफलताएं हैं, वहीं इस बैंक की कुछ त्रुटियां भी रही हैं, जैसे कि शाखाओं का दोषपूर्ण विस्तार, कर्मचारियों में कार्य के प्रति लापरवाही, ग्राहकों के लिए सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त ग्रामीण वित्त किसानों को साहूकार एवं महाजनों के चुंगल से मुक्त नहीं करा सका,
सरकारी कोषों की प्राप्ति। तो यहां पर जहां असफल रहा है भारतीय स्टेट बैंक, वो कहीं ना कहीं तो जो उन्होंने अपनी शाखाएं खोली हैं, विभिन्न विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाखाएं खोली हैं, उनका समुचित प्रबंध वो नहीं कर पाया। दूसरा मुख्य पॉइंट जो है वो ये है कि जो कर्मचारी हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, लापरवाही है। जो आपके ग्राहक आ रहे हैं, जो बैंक में आ रहे हैं, वो आपके ग्राहक हैं, उनके प्रति जो सम्मान है, उनको जो सर्विस देना है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक सर्विस सेंटर है, और जब तक आप किसी को अच्छी सर्विस नहीं देंगे, है ना, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक में जो एम्प्लॉय हैं, मतलब ये में कोई टिप्पणी नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं कि उनकी जो व्यवहार है उनका, है ना, लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं वो चेंजेस आ रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में प्राइवेट बैंक भी, निजी बैंक भी काम कर रहे हैं, है ना, और उनको देखकर कहीं ना कहीं सरकार भी अपने इन चीज़ों में चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। उसके बाद अपर्याप्त ग्रामीण वित्त, यानी कि ग्रामीण जो लोग हैं या जो किसान लोग हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी पर्याप्त वित्त की सुविधाएं भारतीय स्टेट बैंक नहीं कर पाया, जिसके कारण आज भी वह महाजनों और साहूकारों के चुंगल से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अब हम कहीं ना कहीं एक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं इस कक्षा की, और हम अब दोबारा से जानने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय में हमने क्या सीखा। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक का इतिहास सीखा कि कैसे स्टेट बैंक की उत्पत्ति हुई थी, कैसे प्रारंभ हुआ था, है ना। पहले इंपीरियल बैंक था, उससे पहले प्रेसिडेंसी बैंक था, उसके बाद इंपीरियल बैंक आया, और इंपीरियल बैंक एवं अन्य 10 बैंकों को मिलाकर हमने स्टेट बैंक या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की। स्टेट बैंक की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे, ये भी हम अच्छे से जान चुके हैं कि क्या क्या उद्देश्य थे। नकदी का हस्तांतरण करना, सुविधाजनक बनाना, उसे ऋण देना, है ना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनके लिए ऋण मुहैया कराना। तो बैंकिंग जो विकास है उसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मुख्य जो रूप रहा है वो भारतीय स्टेट बैंक का रहा है। उसके बाद हमने जाना कि स्टेट बैंक की पूंजी एवं प्रबंध, 2000 करोड़ की जो ऑथराइज कैपिटल थी, अधिकृत पूंजी थी, उसको बढ़ाकर आज स्टेट बैंक कहीं ना कहीं 5000 करोड़ पर पहुंच चुका है। गांव-गांव में इसकी कहीं ना कहीं ब्रांच या शाखाएं खुल चुकी हैं। और स्टेट बैंक के कहीं ना कहीं कार्य जानने की कोशिश करी कि इसके क्या क्या कार्य हैं। कहीं ना कहीं एक भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में इसने कार्य किए हैं। व्यापारिक बैंक में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। तो आज अगर हम कहीं ना कहीं बैंक को जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर हम कहते हैं कि बैंक का नाम क्या है, तो सबसे पहले जो जवान पे नाम आता है वो कहीं ना कहीं भारतीय स्टेट बैंक का ही होता है ना। बच्चा बच्चा भारतीय स्टेट बैंक को जानता है, और यही जो नीति है भारतीय स्टेट बैंक की वो यही है कि वो पूरे देश के जन समुदाय के पास वो बहुत आसानी से पहुंच सके। उसके बाद हमने इसके कुछ वर्जित कार्यों के बारे में भी जाना, और स्टेट बैंक की सफलता और असफलताओं के बारे में भी हमने चर्चा की। तो कहीं ना कहीं आप इस जो विषय है इसके बारे में कुछ आपने जानने की कोशिश करी, कुछ सीखने की कोशिश करी। बैंकिंग सेक्टर क्या होता है उसके बारे में आप जान पाए कि बैंकिंग सेक्टर किस किस तरह से कार्य करता है, स्टेट बैंक की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपने जाना। अब हम इस विषय के मूल्यांकन का प्रयास करेंगे कि आप इसे कैसे मूल्यांकित करेंगे। उसके द्वारा हम कुछ प्रश्नोत्तर आपसे पूछेंगे या बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। तो अगर इस प्रश्न की बात करते हैं हम, या इस प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है ना, तो आप वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हमारे देश में बैंकिंग जो प्रणाली है उसका उद्गम हुआ था, है ना। आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे वो प्रारंभ हुआ, उसके बाद या उसके क्या क्या कार्य हैं, है ना, या उद्देश्य क्या है बैंकिंग सेक्टर की। तो संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का क्या इतिहास था और एवं उसके उद्देश्य एवं कार्यों के विषय में आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पेशल हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन करेंगे। यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या
नाम था, पहले क्या नाम था, है ना। को बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम ये पूछ लेते हैं कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका पहले क्या नाम था, है ना। तो आप जैसे आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, अध्याय पढ़ा है, तो इसमें वो नाम आया है। इतिहास में हमने जब इस इतिहास के विषय में चर्चा की थी बैंकिंग सेक्टर की, तो वहाँ पर उसका नाम आया था। तो वहाँ से भी आप इस प्रश्न का हल ढूंढ सकते हैं। फिर किन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, है ना। ये भी एक कहीं ना कहीं लघु क्वेश्चन ही आता है, लघु प्रश्न ही आता है। और इस प्रश्न के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि जब हम पढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर के इतिहास के बारे में, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी जगह पर वो 3 बैंक थे जिनको मिलाकर फिर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, है ना। तो इन प्रश्नों द्वारा या अन्य प्रश्नों द्वारा भी हम इस जो अध्याय है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा, हमने कितना जान पाए हम इस अध्याय के बारे में। तो इस प्रश्नोत्तर द्वारा आप ये चीज़ इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमने इस अध्याय में हम स्टेट बैंक के बारे में जान चुके हैं। अब अगले अध्याय में हम व्यापारिक बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एक प्रश्नोत्तर के द्वारा गृह कार्य दिया है ना। आप घर पे इस अध्याय को दोबारा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की दोबारा चेष्टा करेंगे, और उसके बाद जो आपको प्रश्न मिले हैं उनका आप हल निकालेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आगे की कक्षाओं के लिए क्या एजेंडा है, तो उस एजेंडे के अंतर्गत जो आता है वो व्यापारिक बैंक आता है ना। कि जैसे हम स्टेट बैंक को भी एक व्यापारिक बैंक कह सकते हैं, परंतु ये पूर्णतः व्यापारिक बैंक नहीं है। ऐसी भारतीय रिजर्व बैंक है, वह भी एक कहीं ना कहीं व्यापार में या औद्योगिक इकाइयों को ऋण मुहैया कराता है ना। उसकी एक लिमिटेशन है, एक दर उसकी निश्चित है, परंतु कहीं ना कहीं वो मुहैया कराता है, परंतु उसे भी हम संपूर्ण रूप से व्यापारिक बैंक के अंतर्गत नहीं रखेंगे, है ना। व्यापारिक बैंक का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से जो भी व्यापारिक इकाइयाँ हैं, जो भी औद्योगिक इकाई हैं, उन्हीं के साथ लेन देन करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेपरेट बैंक इसको हम कह देंगे, है ना। जैसे ग्रामीण बैंक अलग होते हैं, है ना, व्यापारिक बैंक अलग होते हैं, है ना, निजी बैंक अलग होते हैं। तो ऐसे ही हम बैंकों को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम बैंकिंग सुविधा का विस्तार कर सकें, उसका विकास कर सकें, और जो उसके अंतर्गत कार्य आते हैं उनको हम बांट सकें। यानी कि एक ही बैंक के अगर हम ऊपर ये सब कुछ डाल देंगे तो कहीं ना कहीं उन कार्यों में कमी या दोष उत्पन्न होंगे। जैसे नहीं आपने इतिहास के जब हमने पढ़ा था इतिहास बैंकिंग सेक्टर का, तो वहाँ पर ये दिया गया था कि प्रेसिडेंसी बैंक या इंपीरियल बैंकिंग के ऊपर ही सारे कार्य थे, है ना। नोटों का निर्गमन भी वही करता था, व्यापारिक बैंकों का कार्य भी वही करता था, ग्रामीण बैंकों का कार्य भी वही करता था। इवन जो विदेशी बैंक है उनके साथ भी जो लेन देन था या जो व्यापार था वो भी उसके द्वारा ही किया जाता था। परंतु जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर का विकास हुआ वैसे वैसे इन कार्यों को विभाजित कर दिया गया, है ना। इंपीरियल बैंक और अन्य 10 बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक बना दिया गया, कुछ क्षेत्रीय बैंक बना दिए गए, है ना, कुछ स्टेट बैंक बना दिए गए, जैसे पंजाब सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है ना। तो इस तरह की कुछ नेशनलाइजेशन बैंक बनाए गए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना सकें, है ना, और जो कार्य हैं वो बांटे जा सकें, है ना। जो मुख्य किसी का कार्य है वो उसी कार्य पर अपना फोकस करे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस कक्षा में आपने बैंकों के बारे में जानने का प्रयास किया। स्पेशल हमने स्टेट बैंक के ऊपर चर्चा की और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। धन्यवाद।